तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस उत्साहित। कांग्रेस ने यूपी में 5 पॉइंट प्लान किया तैयार। आरक्षण, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को देगी धार। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद किया प्लान और उपचुनाव के साथ ही विधानसभा के आम चुनाव पर भी पैनी नजर रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब उपचुनाव के साथ ही विधानसभा के आम चुनाव पर भी कांग्रेस की तैयारियां हैं। नजरें टिकाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित नजर आ रही है कांग्रेस और कांग्रेस ने यूपी में 5 पॉइंट प्लान तैयार कर लिया है। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? किस तरह की तैयारियां हैं अब कांग्रेस पार्टी की यूपी में? देखिए विशाल, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उत्साहित है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जहां वेंटिलेटर पे थी, तो अब लोकसभा चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर खड़ी होते नजर आई। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव होने हैं और उस चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार बैठक कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग की बैठक हो रही है। कांग्रेस ने एक नया फार्मूला बनाया है जिसे आरक्षण, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो है, किसानों के मुद्दे हैं, इनको उठाएगी और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएगी और गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचाएगी कि आरक्षण और बेरोजगारी और महंगाई और किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस बराबर लड़ रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनता महंगाई से त्रस्त है। उसी को लेकर अब कांग्रेस नई रणनीति बनाने की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर अपना खाका पीडीए की तरह एकदम तैयार कर रखा है और दिशा निर्देश नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दे दिए गए, आप पब्लिक के बीच में जाइए और बेरोजगारी, महंगाई और खासकर आरक्षण का मुद्दा जो है वो जनता तक एक बार फिर पहुंचे। जी विशाल। बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्रेटर नोएडा में पिछले कई दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। शहर में भारी बारिश के बाद मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति ने प्राधिकरण और अधिकारियों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बता दें कि हाई टेक सिटी में हर साल मानसून आने से पहले नालों की सफाई और जलभराव रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हर साल बारिश सभी दावों की पोल खोलकर रख देती है। कितने किलोमीटर का सफर है? लगभग 300 किलोमीटर। अच्छा, मुजफ्फरनगर में इस समय आप मौजूद है जनपद में, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था तो कोई खास नहीं है। कोई खास व्यवस्था नहीं है। मंगलोर से मुड़े हम, मंगलोर से मुजफ्फरनगर सीधा बागोवाली के रास्ते में कोई ऐसा शौचालय नहीं, एक भी शौचालय ऐसा नहीं है कि तो खुले में शौच करने को शिव भक्त मजबूर हैं? मजबूर है बहुत ज़्यादा। शौचालय होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए बिल्कुल। तो मतलब शौचालय की जैसे नहीं है तो ऐसे में तैयारियों की पोल खोलती हुई भी नज़र आ रही है। प्रशासन लाख दावे तो कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को राहत देने के लिए या फिर बारिश के पानी से निजात दिलाने के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में जगह जगह जलभराव की स्थिति भी है। थोड़ी ही बारिश में पानी पानी सड़कें हो जा रही हैं और बड़ी परेशानियां स्थानीय लोगों को उठानी पड़ रही हैं। और संवाददाता अभिषेक भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की हैं ताकि जो लोग हैं उनको निजात मिल सके, क्योंकि विजुअल्स में तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई नजर आ रही है।
जी देखिए, आपको बता दें कि आईएमडी ने नोएडा में 3 दिन का अलर्ट काफी पहले जारी किया गया था, लेकिन उसके होने के बावजूद भी लोगों में बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिन से बारिश लगातार हो रही है। और 3 दिन से आज ये दिन ऐसा था कि सुबह उठते ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उमस भरी गर्मी थी, जिससे लोग परेशान थे। इससे पहले भी बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं होने से निराश हाथ लगी थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सुबह से ही ये बारिश हो रही है। लोगों में उमस भरी रात से लोगों को काफी ज्यादा राहत भी मिली है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के लिए प्रशासन ने शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कांवड़िए खुले में शौच करने को मजबूर हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन कांवड़ यात्रा के दौरान साफ सफाई के कई दावे कर रहा था, लेकिन ये दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। छोटे से छोटे कार्यक्रमों में शौचालय की व्यवस्था की जाती है, लेकिन विश्व की सबसे बड़े कांवड़ मेले में प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए कोई सुविधा ही नहीं की है। चल वाली कांवड़ रहेगी ना, हरिद्वार साइड नोएडा जाएंगे। कितने किलोमीटर का सफर है लगभग? 300 किलोमीटर। अच्छा, मुजफ्फरनगर में इस समय आप मौजूद है जनपद में, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था का कोई खास नहीं है, कोई खास व्यवस्था नहीं है। मंगलोर से मुड़े हम, मंगलोर से मुजफ्फरनगर सीधा बागोवाली के रास्ते में कोई ऐसा शौचालय नहीं, एक भी शौचालय ऐसा नहीं है कि तो खुले में शौच करने को शिव भक्त मजबूर हैं? मजबूर है बहुत ज़्यादा। शौचालय होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए बिल्कुल। तो मतलब शौचालय की जैसे नहीं है तो क्या कहेंगे इस बारे में? होने चाहिए ना शौचालय, शौचालय होने चाहिए। जैसे पुलिस प्रशासन इतनी वो करता है कि साफ सफाई है, क्या कहेंगे? साफ सफाई ऐसे कोई नहीं है। नहीं। पिछले साल अच्छा था या पिछले साल बहुत बढ़िया था। और संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी क्या बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है कांवड़ियों के लिए? और ऐसे में क्योंकि जो कांवड़िए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ऐसे में शौचालय के लिए भी उनको मतलब वॉशरूम नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या वजह इसकी मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है कि इतना बड़ा कांवड़ मेला है और दुनिया का सबसे बड़ा कांवड़ मेला है। लाखों करोड़ों शिव भक्त इसी मार्ग से मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक भी शौचालय नहीं बना हुआ है, जिससे शिव भक्त जो कांवड़िए हैं उन्हें खुले में ही शौच करने को मजबूर है। और लाख दावे करता है प्रशासन साफ सफाई के, लेकिन यहाँ प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। जी तो ऐसे में कांवड़िए क्या अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, कांवड़ियों का साफ तौर पर कहना है कि शौचालयों की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए शौचालय का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। शिव भक्त कांवड़िए जो पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और उन्हें खुले में शौच करने को वो मजबूर है, तो एक बड़ा मुद्दा है ये। जी बिल्कुल आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायबरेली में स्कूली और ओवरलोड गाड़ियों को लेकर अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते 24 घंटे के अंदर 2 दर्जन ओवरलोड और 3 स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बता दें कि योगी सरकार के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में स्कूली वाहन और ओवरलोड गाड़ियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया हुआ है, जिसके बाद बीते 12 जुलाई से जारी इस विशेष अभियान के तहत आरटीओ परिवर्तन मनोज सिंह के नेतृत्व में जिले भर के अंदर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। स्कूल गाड़ियों और ओवरलोड वाहनों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में कल रात में 4 ओवरलोड गाड़ियां ऊंचाहार थाने में निरुद्ध की गई थी। आज सुबह लालगंज में 2 गाड़ियां निरुद्ध की गई। इसके अलावा अटौरा बुजुर्ग में भी 3 गाड़ियां निरुद्ध की गई थी। 2 गाड़ियां राजघाट चौकी में, और अभी आप जैसा देख रहे हैं आधा दर्जन से अधिक ओवरलोड गाड़ियां यहां हरचंदपुर थाने में निरुद्ध की गई हैं। साथ में स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई हुई है। इसमें से पूरे जनपद में 3 स्कूल वाहन भी निरुद्ध। रायबरेली उत्तर प्रदेश सरकार बिजली समस्या को लेकर हर रोज नए प्रयास कर रही है, लेकिन विभाग में बैठे अधिकारी ही इस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ताज़ा मामला डी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मंडवा कोरापुर गोरा का है, जहां पर लगे ट्रांसफार्मर और लगभग 10,000 मीटर बिजली तार का युद्धवीर यादव सब स्टेशन डी और सहायक शुभम पाल की मिलीभगत से प्राइवेट क्रेन लगाकर
ट्रांसफार्मर और तार चोरी कर ले गए और आर्थिक लाभ लेकर ट्रांसफार्मर को ग्राम खोरहटी पसगाजवा में ले जाकर भीखा यादव को आवंटित कर दिया गया, जिससे गांव के लोगों को बिजली समस्या से जूझना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे 25 kV का ट्रांसफार्मर और 100 मीटर तार डी सब स्टेशन जेई इतवीर यादव सहायक शुभम पाल मिल के यहाँ से सुबह खुलवा के दूसरी ग्राम पंचायत बुधवारी और खुराटी में जाके बेच दिया है 1,45,000 का, जिससे हमारे गांव के ग्रामीण गए वहाँ पता किया तो भीखा यादव जी के यहाँ पता चला कि वहाँ लेके गए हैं ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमने ऊपर उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन किया, जिससे मैंने एसी से भी बात की, एसडीएम से भी बात की, एसडीओ से भी बात की, जेई से भी बात की। तो उन्होंने हमसे आश्वासन दिया कि 3 घंटे के अंदर मैं लाके ट्रांसफार्मर आपका लगवा दे रहा हूँ वो मरम्मत कार्य के लिए। संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह की जो दिक्कतें हैं वो भी हैं और अब किस तरह की आगे कोशिशें हैं इनको सुधार करने की? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जिस बिजली समस्या को लेकर दिन नए प्रयास कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी बैठे हैं वही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और ये ताज़ा मामला रायबरेली के डी थाना क्षेत्र का निकलकर सामने आया है, जहां पर जई व लाइनमैन के द्वारा ट्रांसफार्मर वहां से हटाकर बिना बताए किसी को, ना कोई खराबी ट्रांसफार्मर में थी, जो ग्रामीणों का कहना है, प्रधान का कहना है, वहाँ से ट्रांसफार्मर और करीब 100 मीटर तार वहां से ले जाकर दूसरी जगह उसको आवंटित कर दिया गया। और आरोप ग्रामीणों ने ये भी लगाया कि करीब 1,45,000 रुपया उनसे दूसरी पार्टी से लेकर इन लोगों ने वहां पर आवंटन किया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल खेला गया है और इस खेल में पूरी जो संलिप्तता है वो जई और लाइनमैन की है। इन पर कार्रवाई के लिए उन्होंने जो क्षेत्रीय विधायक हैं अशोक कोरी, उनसे मिले हैं और अशोक कोरी ने जो एक्शन है बिजली विभाग के, उनको तलब किया है कि आखिर बिना जानकारी दिए इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम कैसे दिया गया, उसकी क्या जानकारी है और उसमें कौन दोषी है। बिल्कुल असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कन्नौज में किशोरी के सुसाइड करने के मामले में एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई न करने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया। बताया गया कि किशोरी आरोपियों पर कार्रवाई न होने और समझौते के लिए धमकाने की वजह से परेशान थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। मेरी बहन थी, उसे लड़के ज़बरदस्ती उठा ले गए। मैंने थाने में कंप्लेंट की, फिर मेरे सौरभ सर उन्होंने लड़की को बुलाया और फिर मैंने कंप्लेंट उन लड़कों के नाम दर्ज करवाए। थाने में कोई कंप्लेंट नहीं हुई। पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। आज क्या हुआ था? आज फिर लड़की ने मेरी शादी हुई सिस्टर को उसको धमकाया, उसने घर पे बताया, उसके डर के मारे लड़की ने जब फांसी लगाई। एक नाबालिग लड़की उम्र करीब 17 वर्ष की सुसाइड करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पंचायतनामा भर शव को मोर्चरी के लिए भेजा गया है। उक्त लड़की के संबंध में 11 जुलाई को थाना सौरिक में गुमशुदगी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लड़की को 14 जुलाई को बरामद कर लिया गया था और 18 जुलाई को 183 BNSS के अंतर्गत कोर्ट के समक्ष इसका बयान कराया गया था, जिसमें लड़की ने बताया था कि 2 लड़के थे जो इसे दिल्ली ले गए थे, जहाँ पे इसके साथ दुष्कर्म किया था और वापस खड़नी थाना सौरिक क्षेत्रांतर्गत छोड़ के चले गए थे। आज इनके परिजनों ने तहरीर दिया है कि जो अभियुक्तगण थे इन पर समझौते का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उक्त प्रकरण में एक अभियुक्त को हिरासत में लिया जा चुका है। अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गैंग रेप के मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
कि इसके 2 अभियुक्त कलियन नहर के पास भागने की फिराक में है और उनको दबोचा जा सकता है। इस सूचना पर घेराबंदी करके चेकिंग किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया और जवाब में पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में फायर किया। इसमें 2 बदमाश घायल हुए। इनके नाम वसीम और महबूब अली है, मकबूल अली है। ये इस घटना के गैंगरेप की घटना के कुछ सबूत हैं। इनके पास से 2 बच्चे 18 और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और इनके पास से एक बाइक भी बरामद हुई है और सभी की कार्रवाई की जाए। क्या इनके ऊपर कोई और भी आपराधिक मुकदमे हैं? इनके आपराधिक इतिहास की अभी जांच की जा रही है। यदि होगा उसकी देवरिया में एसओजी और थाना लार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दोनों टीम ने मिलकर भटवा तिराहे के पास गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार, मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली भी लग गई है, जिससे वो घायल हो गया। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। एसओजी व थाना लार पुलिस द्वारा चुनकी से सहजोर रोड पर भटवा तिराहे के पास थाना सलेमपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त नितेश उर्फ रफ्तार यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 अदद पिस्टल व मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बाएं पैर में गोली लगी है, जो इलाजरत है। स्थिति सामान्य है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आरोपी ने बीते 19 जुलाई को दिन दहाड़े धारदार हथियार से सपा नेता ओम प्रकाश सिंह की हत्या कर दी थी। वहीं हत्या में शामिल अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा रंजिशन और निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। उसी क्रम में जो वांछित अभियुक्त थे उनकी तलाश हेतु कई टीमें लगाई गई थी। इसके क्रम में कल देर रात एक आरोपी हत्या आरोपी रोहित सिंह वो पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ था, जिसे पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें जो मुख्य हत्या आरोपी था लल्लन सिंह उर्फ उदय भान सिंह, इसके ऊपर इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज हमारी टीमों द्वारा जब उसको घेराबंदी का प्रयास किया गया सूचना पर, उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की लल्लन सिंह को जो मुख्य हत्या आरोपी है उसको गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ है। उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है और इस संबंध में थाना परसपुर द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। बहराइच के नानपारा में 21 जुलाई को हुए युवतियों के साथ छेड़छाड़ और जानलेवा हमले में एसएसपी वृंदा शुक्ला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने में आरोप में कोतवाल को लाइन हाजिर किया गया है और एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले नानपारा के बेगवा इलाके में दिन दहाड़े युवतियों के साथ विशेष समुदाय के युवक ने छेड़छाड़ की और जब युवती ने इसका विरोध किया तो धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया था, जिसमें 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जी, परसों बुधवा बाजार में एक हिंदू समुदाय की लड़की के साथ एक मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा छेड़छाड़ की घटना कारित की गई। उस लड़की द्वारा जब अपने भाई को और अपने गांव से आए अन्य लोगों को इस संबंध में सूचना दी गई तो उनके द्वारा इस घटना पर आपत्ति व्यक्त करने के लिए उस लड़के के परिवार की दुकान जो वहीं पे है, उनकी मीट की दुकान, उस पे वो लोग गए तो वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें लड़की के पक्ष से कुछ लोगों को चोटें आई और उस मीट की दुकान पे जो चाकू उपयोग होते थे कुछ लोगों को उस चाकू से कुछ चोटें लगी।
इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल इसमें ठोस धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हम लगभग एक दिन के अंदर 9 के 9 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सक्षम हो सके हैं तथा आज उन सभी को जेल भेज दिया। कानपुर में बरसात के मौसम में बरसात न होने से उमस और गर्मी से जनता पहले से भी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। वहीं केस्को बिजली कटौती करके जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष फजल महमूद और समाजवादी विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने केस्को एमडी को ज्ञापन देकर मांग की है कि बिजली कटौती में कमी लाई जाए और आए दिन होने वाले फॉल्ट से जनता को निजात दिलाई जाए। भाई पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है और इस बरसात में लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। आरडीएसएस की योजना में बताते हैं कि बहुत पैसा आया, बहुत ट्रांसफार्मर हैं, बहुत खम्भे हैं, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है ये नहीं मालूम। कानपुर शहर में लगातार घंटों हर जगह जिस तरीके से शहर में कटौती हो रही है, निश्चित रूप में हम लोग केस्को के अधिकारियों को, सरकार के मंत्रियों को चैन से बैठने नहीं देंगे और ख़ुद भी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी। इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं ने आज ज्ञापन दिया केस्को एमडी को कि समय रहते अगर ये सारी बिजली की व्यवस्था को सही नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो बिजली का समस्या सबसे वो है कि आज अघोषित बिजली काटी जा रही, रोज दाम पे दाम बढ़ रहे, नए मीटर लगा रहे, उसमें दाम बढ़े जा रहे। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेताओं ने मिलकर आज यहाँ पे शांतिपूर्वक हम लोगों ने ज्ञापन दिया और आगे से मैंने 20 दिन का उनको समय दिया। 20 दिन बाद में अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हल्ला बोल आंदोलन इसी जगह हम लोग। रायबरेली में स्कूली वाहन और ओवरलोड गाड़ियों को लेकर अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते 24 घंटे के अंदर 2 दर्जन ओवरलोड और 3 स्कूली वाहनों को निरुद्ध किया गया है। बता दें कि योगी सरकार के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में स्कूली वाहन और ओवरलोड गाड़ियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हुए थे, जिसके बाद बीते 12 जुलाई से जारी इस विशेष अभियान के तहत आरटीओ परिवर्तन मनोज सिंह के नेतृत्व में जिले भर के अंदर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। स्कूल गाड़ियों और ओवरलोड वाहनों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में कल रात में 4 ओवरलोड गाड़ियां ऊंचाहार थाने में निरुद्ध की गई थी। आज सुबह लालगंज में 2 गाड़ियां निरुद्ध की गई। इसके अलावा अटौरा बुजुर्ग में भी 3 गाड़ियां निरुद्ध की गई थी। 2 गाड़ियां राजघाट चौकी में और अभी आप जैसा देख रहे हैं आधा दर्जन से अधिक ओवरलोड गाड़ियां यहां हरचंदपुर थाने में निरुद्ध की गई हैं। साथ में स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई हुई है। इसमें से पूरे जनपद में 3 स्कूल वाहन भी निरुद्ध किए गए हैं।